जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। बीते दिनों इनकाउंटर में मारे गए सूर्या हंसदा को लेकर इन दिनों राज्य में काफ़ी बवाल हो रहा है। एक और सूर्या हंसदा के समर्थक उसे समाज सेवक बता रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस रिकॉर्ड में वह एक कुख्यात अपराधी है। चलिए कुछ तथ्यों को देखते हैं। झारखंड में सड़क से लेकर सदन तक सूर्या हंसदा के इनकाउंटर का मामला गूंज रहा है। सूर्या नारायण हंसदा एक और चुनावी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने वाला एक आदिवासी नेता था, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस रिकॉर्ड में वह एक कुख्यात अपराधी के रूप में दर्ज था। दोहरी छवि वाला सूर्या हंसदा के जीवन की कहानी दो अलग अलग छोरों पर चलती दिखती है। एक और समाज सेवा और आदिवासी शिक्षा के लिए काम, तो दूसरी ओर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे संगीन आरोप। सूर्या हंसदा ने राजनीति में भी हाथ आजमाया था। हालांकि 4 बार अलग अलग पार्टियों के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सूर्या हंसदा को कभी भी सफलता हाथ नहीं लगी। सबसे पहले 2009 में बाबूलाल मरांडी के झारखंड विकास मोर्चा से, 2014 में भी बाबूलाल मरांडी के झारखंड विकास मोर्चा से, 2019 में भाजपा से और 2024 में जयराम महतो की झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के टिकट पर सूर्या ने बोरियो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। अखबारों में खबरों की अगर बात करें तो सूर्या हंसदा का आपराधिक इतिहास पर कई संगीन आरोप हैं। वह वर्ष 2000 के आसपास क्षेत्र में गैंगस्टर था। उस वक्त लालमटिया हर दिन आपराधिक घटनाओं को लेकर गर्म रहता था। सूर्या हंसदा व गिरोह ने ईसीएल के इंजीनियर जयमंगल सिंह एवं एनपी सिंह का अपहरण कर लिया था। क्लासिक इंडिया नामक रेलवे ठेका कंपनी के इंजीनियर को सूर्या ने उठाया था। बताया जाता है कि फिरौती की रकम मिलने के बाद ही इंजीनियर मुक्त हुआ था। सूर्या हंसदा क्षेत्र में लगातार खासकर ईसीएल में धाक जमाए हुए था। सूर्या की मुख्य लड़ाई उस वक्त क्षेत्र के दूसरे गिरोहों से थी जो पहले सूर्या के लिए ही काम करते थे। अपहरण, हत्या, लूट और रंगदारी जैसे करीब 25 से अधिक मामलों में सूर्या हंसदा की संलिप्तता है। अपनी दूसरी छवि में सूर्या हंसदा अपने क्षेत्र में समाज सेवक के रूप में जाना जाता था। कुछ स्थानीय लोग उसे एक समाज सेवी मानते थे। सूर्या हंसदा ने एक स्कूल की स्थापना की थी जहां वह आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाता था। शायद यही वजह है कि इनकाउंटर में मारे जाने के बाद भी कई लोग उसे अपराधी मानने को तैयार नहीं हैं। परिवार और उसके समर्थकों का आरोप है कि फर्जी इनकाउंटर के तहत सूर्या हंसदा को मारा गया है। इनकाउंटर की जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से 10 अगस्त 2025 को देवघर जिले के नवाडी गाँव में पुलिस ने सूर्या हंसदा को गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान हथियार बरामदगी के लिए ले जाते समय उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच सूर्या ने हथियार छीनने की कोशिश की और मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। सूर्या हंसदा इनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की 8 सदस्यीय टीम भी गोड्डा पहुंचकर कई जगहों का निरीक्षण किया। जांच टीम का नेतृत्व झारखंड की ही आशा लकड़ा, जो अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य हैं, वो कर रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी भूमिका पर मैंने भी कई सवाल खड़े किए थे। ये वही लोग हैं जो आरएसएस से संबद्ध तो है, लेकिन उन राज्यों में काम करते हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं होती है, और जहां भाजपा की सरकार होती है जैसे कि मणिपुर में, तो वहां ये लोग लोगों के गुहार पर भी नहीं पहुंचते हैं। यहाँ पर आशा लकड़ा को कई कड़ियों में गड़बड़ी नज़र आती है, लेकिन मणिपुर के आदिवासियों के साथ जो सामूहिक जनसंहार का खेल हो रहा है वहाँ इन लोगों की नज़र में सब चंगा है। खैर, आगे बढ़ते हैं कि सूर्या हंसदा को गैंगस्टर किसने बनाया, उसको भी समझने का कोशिश करेंगे और नैरेटिव का खेल कैसे होता है उसे भी समझते हैं। खामखा किसी बहकावे में आने से अच्छा है कि सही जानकारी हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ, इसीलिए जब विवाद होता है तब मैं कुछ जानकारियाँ निकालने का प्रयास करता हूँ, और यहाँ पर भी वही कर रहा हूँ। जिस तरह से विभिन्न सदनों में सूर्या हंसदा के इनकाउंटर का मामला उठ रहा है, इससे भी ऐसा लगता है कि इसमें साजिश तो है, लेकिन यह साजिश किसको सपोर्ट कर रही है उसे भी हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा जी का बयान आया कि पुलिस के दावों में कई गड़बड़ियां हैं, और कहती है कि पुलिस बता रही है कि सूर्या हंसदा पर 25 मामले दर्ज थे, जबकि स्थानीय लोग उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। 25 मामले ऐसे तो दर्ज नहीं हुए होंगे, उस पर भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन आशा लकड़ा जी का फोकस स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता बताने से है। अच्छी बात है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए। तो क्या सामाजिक काम के लिए इतने सारे मामले दर्ज करवाने पड़ते हैं?
और यह मामले जिनके शासनकाल में हुआ है उसे भी हम देखते हैं। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। सूर्या हंसदा पर कुल 25 मामलों में से 16 मामले भाजपा की सरकार और अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा के समय में दर्ज हुए हैं। जी हाँ, अर्जुन मुंडा के समय ही अधिकतर मामले दर्ज हैं और 9 मामले हेमंत सोरेन सरकार के समय में दर्ज हुए हैं। यानी कि भाजपा की नज़र में सूर्या हंसदा एक गैंगस्टर हैं, झामुमो की नज़र में सूर्या हंसदा एक गैंगस्टर हैं। इससे तो यही साबित हो रहा है। मुझे लगता है आशा लकड़ा जी को अर्जुन मुंडा से भी इतने मामले दर्ज करवाने के लिए सवाल पूछना चाहिए कि एक सामाजिक कार्यकर्ता पर इतने मामले क्यों दर्ज हुए। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा से 2009 और 2014 में समाजसेवी के रूप में उन्हें टिकट दिया था या गैंगस्टर के रूप में, यह भी पूछा जाना चाहिए। फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गैंगस्टर के रूप में टिकट दिया था या समाज सेवा के रूप में, यह भी पूछा जाना चाहिए। और साथ ही 2024 में जयराम महतो की पार्टी ने भी उन्हें टिकट दिया, उनसे भी सवाल होना चाहिए कि उनकी नज़र में यह गैंगस्टर है या समाजसेवी। ये इलाका कई तरह से उद्योगों का केंद्र है जिसमें कोयला प्रमुख है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे क्षेत्रों में कई गिरोह होते हैं और अपना वजूद बढ़ाने के लिए ये लोग अपहरण, गोलीबारी आदि जैसी घटनाएं करते रहते हैं। और जो लोग भी यह सब धंधा करते हैं वे लोग आदिवासी तो नहीं होते हैं, तो क्षेत्र का एक आदिवासी युवा होने के नाते हो सकता है उनमें इन पूंजीपतियों और बाहरी लोगों के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ, जिस कारण से उन्होंने ऐसा रास्ता अपनाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। आक्रोश सभी आदिवासियों के दिलों पर है, अपने जल, जंगल और ज़मीन की मालकियत को लेकर, विरासत को लेकर। लेकिन कई लोग इसे उजागर कर देते हैं तो कई लोग अपने मन में ही बातों को रख लेते हैं। ऐसा लगता है कि बाहरी गैर आदिवासियों के शत्रुतापूर्ण रवैये के कारण एक आदिवासी युवा अपने आक्रोश में कई सारी घटनाओं को अंजाम देता चला गया और एक गैंगस्टर बन गया होगा। उसने जो भी किया कानून के हिसाब से वह तो न्यायालय तय करेगी, लेकिन उसके इनकाउंटर पर जिस तरह की राजनीति हो रही है वह भी सोचनीय है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी का एक जांच दल भी वहां पहुंचता है जिसे इनकाउंटर पर साजिश की बू आती है। उसमें अर्जुन मुंडा भी शामिल थे और वे कह रहे हैं कि हमें पुलिस मुठभेड़ में हंसदा की मौत के पीछे एक बड़ी साजिश का संदेह है। हमारी जांच के दौरान हमने पाया कि सूर्या हंसदा के खिलाफ कई फर्जी मामले दर्ज किए गए थे। कई मामलों में से अदालत ने उसे 14 मामलों में बरी कर दिया था। सोचिए, ये 14 मामले जिनमें अदालत ने उन्हें बरी किया, या सभी मामले अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा के समय में ही दर्ज हुए थे। यानी कि अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा के समय जितने भी मामले सूर्या हंसदा पर दर्ज हुए थे वे सभी मामले फर्जी साबित हो रहे हैं। यानी एक आदिवासी युवक को फर्जी मामलों में फंसाकर एक गैंगस्टर बनाने की यह साजिश खुद अर्जुन मुंडा सरकार की थी। इस बात से तो यही साबित हो रहा है। आप चीज़ों को समझते जाइए। अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा सरकार के समय ही सूर्या हंसदा पर 16 मामले दर्ज हुए थे। 2003, 2004, 2006, 2007-08 के समय में कुल 16 मामले दर्ज किए गए थे। हेमंत सोरेन के समय में 9 मामले दर्ज हुए, वे तो 2020 के बाद के मामले हैं और अधिकतर मामले 2020 और 22 के बीच के हैं। अदालत ने जिन मामलों में भी सूर्या हंसदा को बरी किया है वे अर्जुन मुंडा के समय के मामले हैं। यानी कि अर्जुन मुंडा ने साजिश के तहत एक आदिवासी युवा को गैंगस्टर बनाने के लिए सूर्या हंसदा पर फर्जी मामले दर्ज करवाए थे, क्योंकि वह खुद आज कह रहे हैं कि सूर्या हंसदा पर दर्ज मामले फर्जी थे। क्योंकि खुद ही मामले दर्ज करवाए हैं तो उन्हें पता है कि मामला सही है या गलत है। यह बात भी सही है कि 25 मामले ऐसे दर्ज नहीं किए गए होंगे, लेकिन उनके बरी होने के अनुपात को यदि देखा जाए तो शक होता है कि मामले फर्जी भी हो सकते हैं। एक बार किसी जिला में गैंगस्टर संबंधी मामला दर्ज होने के बाद सभी घटनाओं में अक्सर वैसे ही व्यक्ति को नामजद किया जाता रहा है। यह पूरे देश में यह सिस्टम चलता है। आदिवासी युवाओं में बाहरी लोगों के प्रति आक्रोश को दबाने की एक कोशिश के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। और पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा ही होगा कि सिस्टम जो काम करता है वह यह नहीं देखता कि सत्ता में कौन है, वह अपने सुविधाओं को सरल करने के हिसाब से ही काम करता है। यदि कोई रुकावट उन लोगों के धंधे में आता है तो उसे उसी तरह से गैंगस्टर और अपराधी बनाकर उसके ऊपर में दर्जनों मामले दर्ज किए जाते हैं। अधिकतर अभी वही कहानी सामने नज़र आ रही है जो पुलिस के मामले दर्ज हैं।
जिस तरह CSR फंड के मार्फत विभिन्न कंपनी अपना समाज सेवा का दायरा बढ़ाती है, उसी तरह से जो भी उगाही उस समय क्षेत्र में सूर्या हंसदा के द्वारा किया गया होगा, उसी में से थोड़ा सा हिस्सा स्कूल बनाकर समाज सेवा करने की भी रही होगी। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, कई लोग ऐसा करते हैं और ये बुरा भी नहीं है, लेकिन कानून चीज़ों को अपने तरीके से देखती है, सामाजिक तरीके से नहीं उद्योग के तरीके से। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत है, और उसे ही पूरा सिस्टम साबित करने में लगा होता है। इसीलिए कानून के दरवाजे से जब तक कोई भी व्यक्ति आरोपी साबित नहीं होता है, तब तक उसे दोषी नहीं माना जाना चाहिए। अडानी के प्रोजेक्ट में भी आगजनी प्रकरण में सूर्या हंसदा की भूमिका से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। झारखंड के गोड्डा जिले में अडानी पावर प्रोजेक्ट की वाटर पाइपलाइन योजना के तहत काम कर रहे ट्रक और वाहनों में 9 जनवरी 2020 को आगजनी की घटना हुई थी। इसमें कंपनी के वाहनों और मशीनरी को निशाना बनाया गया था और इस घटना में भी सूर्या हंसदा मुख्य आरोपी नामित हुए थे। सोचिए, जो नरेंद्र मोदी का खास दोस्त है, जिसके लिए SPT एक्ट में संशोधन किए बिना ही गोड्डा में ज़मीन अलॉट हो जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कानून से छूने का हिम्मत नहीं करता। झारखंड सरकार गोड्डा में जमीन आवंटन से संबंधित जांच समिति बनाती है और उसके तुरंत बाद गौतम अडानी हेमंत सोरेन से मिलने झारखंड के रांची आ जाते हैं और मामला शांत हो जाता है। वैसे व्यक्ति के धंधे में भी हाथ डालना कम कलेजा वाली बात नहीं है। तो पूरा सिस्टम सूर्या हंसदा को गैंगस्टर बनाने में लगा हुआ है और उसके जिम्मेदार भाजपा और जामुमो दोनों हैं। अब तो उनकी मृत्यु हो गई है, अब यह नहीं पता चल पाएगा कि कानून की नज़र में वे दोषी हैं या नहीं। अब तो बस राजनीतिक पार्टियों के लिए सूर्या हंसदा एक टूल किट है। उस टूल किट से आदिवासी भावनाओं को जगाने का काम होगा। उस टूल किट से झारखंड की झामुमो और कांग्रेस की सरकार की विफलता को उजागर करने का काम होगा। उस टूल किट से सदन को प्रभावित करने का काम होगा। लेकिन यह मुद्दा आपको सुनाई नहीं देगा कि अडानी पावर प्लांट की ज़मीन को SPT एक्ट में संशोधन किए बिना दिया गया। उस पर जो जांच समिति गठित की गई थी हेमंत सोरेन सरकार ने, उसकी प्रगति क्या है, इस पर कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इस पर भी कोई जानकारी नहीं मिलेगी कि जब राज्य में कोयला, आयरन, मैग्नीज जैसे इतने खनिज हैं, तो ना ही कोई आदिवासी इनके उद्योग धंधों से अरबपति करोड़पति बन पाया और ना ही समता जजमेंट के आलोक में कोई आदिवासी सहकारिता समिति ही खनन से संबंधित किसी उद्योग में शामिल है। इस टूल किट में आपको इसलिए उलझाया जा रहा है ताकि आप यह सब सवाल ना उठाएं। बाकी जो है सो है ये है। सबों को धन्यवाद। जोहार।